हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल मास्टर प्लान। तो ये नेशनल मास्टर प्लान जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट देगी यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें मेनली इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस तरीके से अलग अलग काफी मॉडल्स को यहाँ पे इंक्लूड करके एक साथ एक ने कोऑर्डिनेटेड अप्रोच यहाँ पे प्लान की गई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मेनली यहाँ पे कैसे कैसे कंसर्न आ सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गति शक्ति स्कीम या फिर नेशनल मास्टर प्लान इसको जो है लॉन्च किया है। तो गति शक्ति स्कीम और नेशनल मास्टर प्लान दोनों एक ही है, जो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान किस तरीके से इसको जो है प्लान किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, यानी कि सब चीज को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके एक साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यहाँ पे लाने के लिए। और मेन चीज है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, उसको कैसे कम किया जाए, इसका मेन मकसद है। तो अगर आपको याद होगा 2019 में, तो यहाँ पे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसके बारे में बात हुई थी यहाँ पे, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो उसमें जो है जो भी लगभग 110 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात थी, तो ये स्कीम जो है गति शक्ति स्कीम के साथ सब्ज्यूम की गई है यहाँ पे। तो मेनली देखिए कि यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट, एक जगह से दूसरी जगह की जो ट्रांसफर जो होती है यहाँ पे, ह्यूज अमाउंट ऑफ यहाँ पे जब क्वांटिटी करनी हो उसको यहाँ पे कम करनी है। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ पे जो है लार्ज वॉल्यूम में अगर किसी चीज को लेके जाना हो तो उसको भी यहाँ पे बढ़ाया ताकि जा सके। और मेनली यहाँ पे लॉजिस्टिक को इस तरीके से इंप्रूव करनी है ताकि ट्रेड्स को बूस्ट मिल सके। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस स्कीम के बारे में अगर जानेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगा मुझे, इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग का मतलब यह है, ये इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अलग अलग चीजों को एक साथ मिला के यहाँ पे प्लान करना, ताकि एक ही जो मकसद से अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके। और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में कैसे उसको डेवलप किया जा सके, तो उसके लिए नेक्स्ट 4 सालों का यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी, कुछ प्लान्स भी यहाँ पे की गई है, ताकि यहाँ पे उसके वजह से कॉस्ट जो है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो, सेविंग्स हो सके कॉस्ट में, और अलग अलग जॉब्स निकल सके। तो मेनली देखिए यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो है उसको बनाने का प्लान है। 2 डिफेंस कॉरिडोर जो है उसको बनाने का प्लान है, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। देन यहाँ पे भारत की हर विलेजेस में 4G कनेक्टिविटी हो सके यहाँ पे, क्योंकि अगर देखें दुनिया 5G की तरफ जा रही है, लेकिन अभी भी भारत के हर विलेजेस में 4G कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो पहले तो इसको अचीव करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 17,000 किलोमीटर की जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है उसको जो है अचीव करना, ये जो ड्रीम एक प्लान किया गया था। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी सारे एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं। क्या है कि 2024-25 तक यहाँ पे जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है भारत में, उसको 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ानी है। 200 नए एयरपोर्ट्स यहाँ पे जो है भारत में उसको लगानी है इंडिया में। हेलीपोर्ट्स जो है, हेलीपैड्स के लिए वाटर एरोड्रोम्स, उसको भी डेवलप करना है। तो काफी सारे यहाँ पे प्लान आपको दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेनली 16 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पे एक साथ काम करेंगी। तो देखिए, गवर्नमेंट जब भी कुछ प्लान करती है उसका एक माइक्रो प्लान होता है और एक मैक्रो प्लान होता है। तो मैक्रो प्लान में मतलब हम लोग को ये सब अचीव करना है, ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इतनी टारगेट होनी चाहिए, ये सब जो है मैक्रो प्लान। उससे क्या डेवलपमेंट होगा, ये सब मैक्रो प्लान है। माइक्रो प्लान मतलब एकदम छोटे जगह से उसको इंप्लीमेंट करना। लेकिन अभी क्या होता है कि इसमें एक गैप रह जाती है। ये गैप क्यों रहती है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जो प्लान है उसके हिसाब से ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उसके हिसाब से जो एडवांस इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस उसको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके जो प्लान यहाँ पे की गई है उसको माइक्रो लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा, तभी जाके मैक्रो लेवल पे उसका रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है कि जब भी कुछ चीजें सपोज एक इंडस्ट्री खड़ी की जा रही है तो उसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स अलग जगह से लानी पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल्स लाने के लिए अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स, देन उसके बाद जब भी वो चीजें सपोज कुछ इंडस्ट्री बना रही है उस चीजों को कहीं दूसरे जाके लेके जाके उसको मार्केट करना, तो ये सब लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इसके वजह से क्या होती है, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में अगर देखा जाए एक स्टडी के मुकाबले 13% ऑफ जीडीपी, आप देख सकते हैं इंडिया की जीडीपी के 13% सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट ही है, जो डेवलप कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा है। इंडिया में डेवलप कंट्रीज में लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी नहीं है क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम हाईटेक है, यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से उन लोग एडवांस तरीके से काम करते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतनी नहीं होती है और उसके कंपैरिजन में उन लोग के फाइनल प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज के कॉस्ट भी कम होती है। तो यहां पे एक प्लान भी किया गया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यहाँ पे जो इसको अनाउंस किया गया था, तो मेनली देखिए मोनेटाइजेशन यानी कि उस प्रोसेस से कैसे पैसे निकल सके, यानी कि मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस ही है कि आप ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे आपको आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसा आ सके। दूसरा यहाँ पे इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स है उन लोग के लिए यहाँ पे इजी कर देना होना चाहिए कि उन लोग को एक एसेट्स की लिस्ट देनी पड़ेगी यहाँ पे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, ताकि उन लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सके, तो उसके लिए भी उन लोग को सुख सुविधा यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन में मेंशन किया गया है। लेकिन देखिए ये सब जो प्लानिंग की गई है उसमें काफी कंसर्न भी एसोसिएटेड है। जब भी कोई प्राइवेट पार्टी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो उन लोग को लोन लेने होंगे, लेकिन क्या होगा कि हमारे ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर जो है इंसॉल्वेंसी या फिर बैंक्रप्सी कोर्ट के वजह से ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉब्लम्स में है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी पॉलिसीज यहाँ पे प्लानिंग की गई है, लेकिन उसके बाद भी जो बैड लोन्स है इसका जो रेट आप देख सकते हैं लगभग 2.4 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का जो बैड लोन का रिकवरी से अभी भी मुक्त नहीं हुई है। तो अगर कोई प्राइवेट पार्टी अगर उन लोगों को लोन ले रहा है तो वो बैंक उसको लोन देगी भी कैसे। दूसरा बात है कि कोविड 19 के बाद क्या हो गया, लोगों के पास से जॉब चली जाने लगी, लोगों को जितना उन लोग की पास होनी चाहिए थी उन लोग के पास उतने पैसे आने ही हैं। तो फिलहाल क्या हो गया कि लोग अपने जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम करने लगे हैं। जितना एक्सपेंडिचर कम होगा उससे क्या होगा कि डिमांड कम होगी, तो डिमांड जब कम होगी प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे कम से कम इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी में पड़ता है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट पीपीपी मोड के हिसाब से यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से अगर काम करनी चाहेगी तो उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको अगर हटा के उस जगह पे रास्ते बनाने हैं तो उसके लिए डिलेज हो जाती है, लिटिगेशन इश्यूज यहाँ पे आ जाती हैं। तो क्या होता है कि जो प्लानिंग की गई है कि इतने टाइम तक हम लोग को ये रास्ता बनाना है, ये काफी स्लो प्रोसेस हो जाती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जितना स्लो प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा कॉस्ट बढ़ेंगे यहाँ पे, तो इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्या होगा कि अभी अगर किसी जगह पे किसी इंडस्ट्रीज बनानी है, उसको डेवलपमेंट करनी है उस जगह में, तो उसके लिए लैंड एक्सेस चाहिए, लेकिन इस लैंड एक्सेस को मिलना भी मुश्किल हो जाती है। एक जगह पे अगर सपोज मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट आती है, उस जगह से अगर एक हाईवे बनानी है बिना उसको डिस्ट्रॉय किए हुए, तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी डिले हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होती है, कोर्ट के केसेस होती है, यहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग की जाती है उसके पर डिले हो जाती है। अब जितना ही डिले हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है जो भी चीजें हैं यहाँ पे अगर आप मैक्रो लेवल पे भी देखेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण है भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितनी प्लानिंग की जाती है उसके हिसाब से उतना रिजल्ट नहीं दे पाती है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये सब भी आपको जो है समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो है कि प्रैक्टिकली कुछ स्कीम्स इंप्लीमेंट कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है
प्रैक्टिकली भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इसको आप अगर नजरअंदाज करेंगे तो क्या होता है कि जो टारगेट लेके स्कीम को लॉन्च किया गया था और उसका जो एंड रिजल्ट अलग अलग होते हैं, डिले हो जाती है। तो ये सब भी उसको सोच समझ के काम करने पड़ेंगे, और जब भी इसको काम करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे गैप्स है उसको कम करनी पड़ेंगी, जो भी प्रोसेसेस है, जो भी यहाँ पे सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे डेवलप कंट्रीज के साथ, उन लोग के बीच में सिंगल विंडो सिस्टम है कि एक सिस्टम से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल गैप्स उन लोग के देशों में ना के बराबर है। डेफिनेटली उसके वजह से क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, उन लोग की ट्रेड को बूस्ट मिलती है, जो चीज इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए कि 13% अगर लॉजिस्टिक्स के वजह से ही जीडीपी का जो लॉस होता है, तो एक्सपोर्ट में कैसे इंडिया अपनी सामान को इंटरनेशनल मार्केट पे compete कर पाएगी? डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इन द लॉन्गर रन इसको सोचना पड़ेगा, अंदर से जो भी चीजें हैं, जो भी गैप्स है, जो भी प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग गति शक्ति स्कीम, या फिर इसको नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हैं। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।